बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं, डी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ये -3 है और 2 है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है और उसकी पावर हो सकती है 3 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन यानी y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के बाद आप इसका लिखेंगे दी एक्सिलरी इक्वेशन। दी एक्सिलरी इक्वेशन, इसे शॉर्ट में AE से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन तो एक्सिलरी इक्वेशन इसका होता है जहाँ पर भी आपको D नज़र आ जाए वहाँ पर m की वैल्यू m पुट कर देंगे, यानी m क्यूब हो जाएगा D की जगह पर, और यहाँ पर फिर माइनस का हो जाएगा 3m प्लस का 2 और राइट हैंड साइड में रख देंगे 0 के इक्वल। तो इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें एक्सिलरी इक्वेशन मालूम हो जाएगा। एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, यानी जो हमारी हेल्प करे, तो वो इक्वेशन आ जाएगा जिसे शॉर्ट में AE से डिनोट करते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी 3 पावर की इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, यानी रफ पर हम m की वैल्यू, जैसे ये 2 है तो 2 के प्राइम फैक्टर होते हैं 1 और 2। तो पहले तो हम +1 रख के देखें तो ये क्या 0 के इक्वल आ रहा है। यस, m की वैल्यू हम अगर 1 रख रहे हैं तो ये 0 के इक्वल आ रहा है। अगर से नहीं आ रहा होता तो m की वैल्यू -1 रखते, फिर +2 और -2 से उसका एक ना एक फैक्टर ये होता, अगर ये तो हमें मिल जाता है। यानी m की वैल्यू 0 जैसे रख रहे हैं हम यहाँ पर, तो 1 का क्यूब -3 × 1 प्लस का 2, तो 1 का क्यूब 1 होता है -3 + 2, और देख रहे हैं कि 1 और 2 ये प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 बड़ा 0 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल। यानी m = 1 रखने पे ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब 1 को जब बदल दे जाएंगे तो m-1 हो जाएगा। तो m-1 जो होगा इस एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर तो m-1 आ गया। बाकी दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे 15 का एक फैक्टर 3 होता है, दूसरा फैक्टर जैसे 15 का दूसरा फैक्टर पता करना हो तो इसको डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे m-1 से, और इसके लिए हम यहाँ पर रफ पे ये काम कर लेते हैं। m-1 से डिवाइड करेंगे m³ - 3m + 2। तो सबसे पहले इसके इक्वल बनाने के लिए, फर्स्ट के इक्वल बनाने के लिए हमें m² से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, और लिखना होगा, दोनों में इंटू करेंगे। पहले इसमें करेंगे तो मिलेगा m³, और इसका इंटू यहाँ पर होगा तो m² हो जाएगा। माइनस करने पर जो नीचे लिखे हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो गए, माइनस वाले प्लस, और ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। m² यही है और ऊपर कोई टर्म है नहीं, और बाकी ये 2 टर्म बचे हुए हैं, यानी 3m + 2, उनको यहाँ नीचे लिख लेंगे। फिर हम इसके इक्वल बनाएंगे। इसके लिए हमें प्लस के m से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये m² मिल जाएगा और माइनस का m हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे साइन नीचे वाले जो लिखे हैं उनके चेंज हो जाएंगे, और -m + m कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस बचेगा -2m, और प्लस का 2 तो लिखा हुआ है। अब इसके इक्वल बनाने के लिए हमें -2 से इंटू करना पड़ेगा। तो -2 से इंटू करेंगे, माइनस का 2m और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दूसरा फैक्टर हमको मिल चुका है। ये कोशेंट है m² + m - 2, m² + m - 2, और ये वैल्यू 0 के बराबर यहाँ पर हमको मिल चुकी है। अब इसके भी हम फैक्टर कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी
m-1 और m स्क्वायर, और इन दोनों का इंटू अगर करें, यानी इसके जो कोई क्यूबिक क्वाड्रेटिक है ये, यानी 2 पावर का है, तो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कर लेंगे। तो इसके 1 को लिखा जा सकता है 2m माइनस m लिख सकते हैं इसको, इसमें डिफरेंस 1 आ जाएगा, और -2 एज इट लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा, इस दोनों में से m कॉमन हो जाएगा, तो m माइनस m प्लस का 2 बचेगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेने पर इक्वल टू 0। माइनस बीच में लगा हुआ 2 फैक्टर और इसमें m प्लस 2 कॉमन है। m प्लस 2 को जब यहाँ से हमने बाहर निकाला तो m माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों एक ही फैक्टर हैं, m माइनस 1 का होल अब स्क्वायर और इंटू m प्लस 2 ऐसे कर सकते हैं। और इनको जब हम अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी, लेकिन चूँकि होल अब स्क्वायर है तो रिपीट हो जाएगी ये, और यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल रही है -2। तो m की यहाँ पर ये 2 वैल्यू मिल गई हमको, यानी 3 वैल्यू मिल गई, सॉरी एक वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इस m की वैल्यू को देख के हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं m की वैल्यू जब रिपीट होती है तो रिपीटेड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है c1 प्लस c2x, और ब्रैकेट बंद करने के बाद e की पावर में m की जो वैल्यू है रिपीट वाली वो लिखेंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम ही है यहाँ पर जो d लिखा है वो d का मतलब होता है dy/dx होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो राइट हैंड साइड में है वो बता भी रहा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। और फिर इसके बाद प्लस सेकंड जो वैल्यू है वो हमें इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे जब c3 e टू दी पावर में आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख रहे हैं कि ये हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट किया है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने के बाद इसको ठीक तरीके से लिख लें, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को c1 प्लस का c2 e टू दी x इंटू ई टू दी पावर, इसे ओनली x लिखना काफ़ी रहेगा, c3 e टू दी पावर -2x। उसके बाद हमने पहले बता दिया था, इसके बाद हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो 1 अपान में जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट d का यानी फंक्शन होता है पूरा ये ब्रैकेट यहाँ पर नोट कर लें, यानी d³ -3d और प्लस का 2, और राइट हैंड साइड में जो भी लिखा था यानी x² e की पावर x, वो यहाँ पर हमें देखना होगा x² इंटू ई टू दी पावर x। अब जब e की पावर x के साथ में कोई फंक्शन आता है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो अब अप्लाई करेंगे। पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं, कोई भी d का फंक्शन हो अपान में e टू दी पावर x और इंटू v हो तो क्या करेंगे कि e टू दी पावर x को उधर लिख देंगे, और जहाँ पर भी फंक्शन में आपको d मिले, जहाँ पर भी d मिले वहाँ पर आपको d प्लस x का जो कोफिशिएंट है यानी यहाँ पर a है तो a रखना होगा पूरे फंक्शन में, और v यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो इस फार्मूले को हम लोग पहले अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं और आगे भी फार्मूला कुछ लगाना पड़ सकता है। तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी चल रहा था उसी के को रख रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी d नज़र आएगा, 2 जगह है वहाँ पर आप e की पावर x को तो यहाँ लिख दें, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, तो पूरे इसमें जहाँ पर भी नज़र आएगा d वहाँ पर d प्लस जो x का कोफिशिएंट है 1 हो जाएगा। पावर d की 3 है पहले वाले में वो कर देंगे, और -3 जहाँ पर भी d मिलेगा d प्लस 1 करना होगा, बाकी चीज़ें एज इट लिख दी जाएंगी राइट हैंड, और यहाँ पर ऊपर x², क्योंकि e की पावर x वाला हमने फार्मूला यहाँ पर लगा दिया है। अब इस थोड़ा को सॉल्व कर लिया जाएगा, कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। e टू दी पावर x 1 अपान ये होल क्यूब करेंगे तो d का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, और फिर होता है +3 टाइम्स d का स्क्वायर 1s ऐसे लिख देंगे, और प्लस का 3d और 1 का हो जाएगा स्क्वायर। फार्मूला लगाया हमने ये, और साथ में इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का 3d हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस का 2, और यहाँ पर x² को लिख दें ऊपर। e टू दी पावर x कुछ कैलकुलेशन करना होगा, d³ और 1 का क्यूब 1 होता है, 3d² है ये, और ये 1 का स्क्वायर 1 का इंटू यहाँ करेंगे तो ओनली 3d हो जाएगा, -3d और प्लस इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 1 बचेगा वो लिख दिया, और इधर x² लिख दें ऊपर। ये ऑपरेटर इन पर ऑपरेट हो रहा है, ये 3d प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे,
और यहाँ पर देख रहे हैं -1 + 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे e⁻x। ये ऑपरेटर बचा 1/d³ प्लस का 3d² ओनली, ये बचा हुआ है x², क्योंकि ये हमारा अलजेब्रिक है और ऐसे अलजेब्रिक के लिए हम लोग ये करते हैं, इसको बाइनोमियल में बदल देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें देखिए कि जो कम पावर हो डी की उसको कोफिशिएंट सहित टोटली बाहर निकाल लेते हैं। इसको पूरा जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, जिसको पहले लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर आप d³ में डिवाइड कर देंगे 3d² से, क्योंकि ने पूरा जितना बाहर लिया है यानी हमने डिवाइड किया है x²। तो इससे क्या होगा, d की 2 पावर तो कट जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर d की 1 पावर बचेगी। तो अगले स्टेप में से लिख देंगे 1/, जो कांस्टेंट है 3, जैसे यानी 1/3 ऐसे करके लिख सकते हैं, 1/d² लिख देंगे। और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, और ब्रैकेट के अंदर है क्या, 1 प्लस है, और d की 2 पावर कैंसिल होके d की पावर 1 बचेगी, और अपान में ये 3 था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। और इधर हम लगा सकते हैं थ्योरम, यानी बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 + x⁻n के लिए फार्मूला होता है 1 प्लस, और चूँकि राइट हैंड साइड में यहाँ पर x² चल रहा था वो यहाँ पर लिखना होगा। 1 प्लस होता है n(x) + n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2 x² प्लस n(n-1) n-2 अपान फैक्टोरियल 3 x³ प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं इस एक्सपेंशन में। हमें जो कि यहाँ पर देख रहे हैं पावर 2 है, और ये जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे इसमें d आएगा। d मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन करना। जब हम एक बार करेंगे x² का डिफ्रेंशिएशन तो हमें 2x मिलेगा, और जब हम d² होगा तो इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना, तो 2x का दोबारा करेंगे तो 2 मिलेगा। उसके बाद हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी बाकी डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव जो होंगे वो इसको इस पर ऑपरेट होकर इसको 0 बना देंगे। इसलिए हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना है, हम सिर्फ 2 टर्म वहीं तक लिखेंगे जहाँ पर स्क्वायर पावर है, यानी 3 टर्म लिखेंगे ये। तो 1/3 हमारे बाहर चल रहा है e⁻x भी और 1/d² भी। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो आएगा 1 + n की वैल्यू -1 है, अपान d/3, ये वाला टर्म हो गया, 2 टर्म हो गए। उसके बाद n का इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम, ये वाला टर्म लिख रहे हैं n(n-1), यानी n की जगह पर -1 है, अपान में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, अगले स्टेप में लिख देंगे। और x की जगह पर हमारा d/3 है, इसका हमें करना है होल स्क्वायर, और 2 बार ही डिफ्रेंशिएशन x² का 0 हो जाएगा, इसलिए हमें आगे टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे जब हम ऑपरेट करेंगे तब। फिलहाल तो अभी एंड्स ऑन करके आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने अभी ऑपरेट नहीं किया x² पर यह ऑपरेटर। अब इसको 1/3 e⁻x 1/d² ऐसे लिखा रहने दिया। यहाँ पर थोड़े से कैलकुलेशन को करने के बाद हम लोग उसको x² पर ऑपरेट कर देंगे, तो -1/3d, और ये देखिए -1 और ये -2 हो जाएगा, माइनस का इंटू प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पर बचेगा इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो d² अपान में 3 का स्क्वायर 9, यानी 1/9 करके लिख देंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल होके 1 आ गया था, तो 1/9 लिख दिया आपने। और फिर इसी तरीके से हम एंड्स ऑन कर देंगे, लेकिन आगे के टर्म लिखना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर सिर्फ x² है, तो सेकंड डेरिवेटिव तक ही ज़रूरत हो। अगर x³ होता तो हमें d³ तक टर्म लिखना होते। तो अब यहाँ पर मैं इसको ऑपरेट कर देना चाहिए। तो जब x² को अंदर ले जाएंगे तो शुरुआत के टर्म, यानी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा है शुरुआत में, तो मैं वैसे ही लिखना है 1/3 e⁻x इंटू 1/d²। फिर यहाँ पर x² का 1 में इंटू होके x² हो जाएगा, यानी x² को हम अंदर ले जा रहे हैं इसमें, तो -1/3 है यहाँ पर, -1/3d और x² और प्लस था 1/9 d² था और x², और बाकी के सारे टर्म अब हम यहाँ पर 0 कर सकते हैं, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि हायर डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद होंगे और वो x² को डिफ्रेंशिएशन उनका 0 हो जाएगा। 1/3 e⁻x 1/d² और x² माइनस, तो इसका मतलब होता है d/dx, यानी x² का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। आपको मालूम है एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2x आता है, और जब 2 बार करेंगे x² का डिफ्रेंशिएशन तो इसका मतलब ये होगा
एक बार जब किया तो 2x आएगा, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। 1/3 e⁻x 1/d² ऑपरेटर और बाकी बचा हुआ इसे सॉल्व कर लेंगे। तब तक इसे सॉल्व करके अच्छी तरीके से लिख दें। x² - c से लिख सकते हैं 2/3x और प्लस 2/9। ये 1/d² ऑपरेटर है, इसको हम इसे 2 पार्ट में बांट लेंगे, यानी 1/d और 1/d d² को 2 पार्ट में बांट लिया और इसको फिर हम इस फंक्शन पर ऑपरेट कर देंगे, यानी ये ऑपरेट अब होने वाला है। 1/d का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम इस वाले d को बाहर रखेंगे और इसे इंटीग्रेशन के साइन में बदल देंगे। x² - 2/3x प्लस 2/9 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है और जब इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता है इसमें, तो ये क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो x³ हो जाएगा माइनस 2/3 कांस्टेंट बाहर और x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। एक पावर है तो 2 पावर हो जाएगी, बाद में 2 हो जाएगा, प्लस 2/3 इंटू 1 कर सकते हैं। 2/3 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के साइन से और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो गया। 1/3 e⁻x इस 1/d को इस पर ऑपरेट करने से पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, ये कैसे कैंसिल हो गया। 1/d को हम चलिए अगली स्टेप में कर देंगे। ये बचेगा कितना 1/3 x³ ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को, 1/3 ये x² लिखा जा सकता है और प्लस का ये 2/9x ऐसे लिख दिया। 1/d का मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना x के रिस्पेक्ट में इसको, यानी 1/3 x³ माइनस 1/3 x² प्लस 2/9x इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। तो 1/3 e⁻x 1/3 बाहर ले लेंगे और x³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, इसके बाद 4/4 और माइनस 1/3 बाहर हो जाएगा, x² का हो जाएगा x³ प्लस 2/9 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से आ जाएगा 1/3 e⁻x और ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, x³ माइनस 1/9 x³ प्लस 1/9 और x²। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका हमें जनरल सॉल्यूशन हमें यहाँ पर लिखना था, तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ given differential equation is y is equal to complementary function और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले निकाल चुके थे, जहाँ पर उसकी वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पर नोट करना है हमें। c1 + c2 x e⁻x और प्लस का c3 e⁻−2x, ये था हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अभी निकालिए ऊपर, तो इसी को यहाँ पर नोट करना है। इस तरीके से हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। इसे हम और भी कॉमन लेके इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, बाई से तो हो चुका है, इतना भी छोड़ सकते हैं हम। इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, यानी y की वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू c1 + c2x e⁻x प्लस c3 e⁻−2x। यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं हम। तो ब्रैकेट में हमें एलसीएम मिल रहा है 12 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो जब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स x⁴ माइनस जब हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आएगा, 4 का ऊपर इंटू हो जाएगा, तो माइनस 4x हमें मिलेगी 3 और फिर उसके बाद प्लस का साइन है और फिर 9 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ मिलेगा 4x²। अब यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो लास्ट स्टेप है ये c1 प्लस का c2x। चाहे तो आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वहीं पर सॉल्व कर लें अच्छी तरीके से, बाद में यहाँ पर रखें तो ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा जो कि 1/108 हो जाएगा e⁻x और ये 3x⁴ माइनस 4x³ प्लस का 4x²। और इस तरीके से हमारा ये जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।